बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। साइकाट्री में आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें दो किस्म की मूड होते हैं बंदे की, मीनिया और डिप्रेशन। बंदा एक्सट्रीम हैप्पीनेस में जाता है और एक्सट्रीम सैडनेस में, तो दो दो मूड होते हैं बंदे के, तो इसलिए इसे बाइपोलर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर। Bipolar disorder, a psychotic disorder which is characterized by severe depression and mania. इसमें डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं और मीनिया के दोनों। A psychotic disorder which is characterized by severe depression, या इसमें which is characterized by depression symptom and mania. मीनिया एक्सट्रीम हैप्पीनेस को कहते हैं, मीनिया सिम्टम। which affect daily life activity. बाइपोलर डिसऑर्डर, बाई का मतलब है टू, तो इसमें दो पोल होते हैं। एक्सट्रीम हैप्पीनेस में पेशेंट जाता है और एक्सट्रीम सैडनेस में। ये स्ट्रांगली लिंक है जेनेटिक के साथ। इट इज स्ट्रांगली लिंक विद जेनेटिक्स। इट इज स्ट्रांगली लिंक विद जेनेटिक्स। अब ये पीक एज इसमें 20 से लेकर 35 ईयर तक होता है, तो पीक एज 20 से लेकर 35 ईयर तक। वो कौन सी डिप्रेशन की साइन क्या है और मीनिया की? अच्छा, हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर है वो दो किस्म, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। तो टाइप्स कितने हैं? टाइप्स बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में हमारे पास हाई मीनिया, सवियर मीनिया होता है, सवियर मीनिया प्लस डिप्रेशन एपिसोड। सिंपल है। इसमें हाइपोमीनिया होता है। हाइपोमीनिया एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस को मीनिया कहते हैं, उससे कम को हाइपोमीनिया। तो हाइपोमीनिया बाइपोलर 2 में होता है। तो हाइपोमीनिया और डिप्रेशन एपिसोड। सिंपल है। दो टाइप है, बाइपोलर 1 बाइपोलर 2।
बाइपोलर 1 में सवियर मेनिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और इसके साथ डिप्रेशन एपिसोड। इसमें हाइपोमीनिया, इससे कम हैप्पीनेस होता है लेकिन बाइपोलर 1 से कम। अब माइल्डर फॉर्म आप लिख ले, माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इज, माइल्डर फॉर्म को हम साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की माइल्डर फॉर्म को साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। अच्छा, तो डिप्रेशन की सिम्टम लिख ले और मीनिया की। यहाँ पे लिख ले डिप्रेशन सिम्टम और मीनिया सिम्टम। डिप्रेशन की सिम्टम का नमूने क्या था? सीजी केप, सीजी केप, सीजी केप। तो एस पार स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस। और स्लीप डिस्टर्बेंस इंसोम्निया भी हो सकती है और हाइपर इंसोम्निया भी, दोनों। हाइपरसोम्निया और इंसोम्निया। हाइपर इंट्रस्ट क्लास, जी पार गिल्टी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग, sense of having something done wrong, तो गिल्टी फीलिंग। और ई पार एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। सी पार कंसंट्रेशन लॉस। और ए पार एपिटाइट, एपिटाइट में हमारे पास एपीजिया भी हो सकती है, हाइपर भूख का न लगना या ज्यादा लगना, एपिटाइट। तो एपीजिया या हाइपरपीजिया। और पी पर साइकोमोटर एजिटेशन, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, तो साइकोमोटर एजिटेशन, हाई मोटर एक्टिविटी। और लास्ट में सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइड अटेम्प्ट। मीनिया की यहाँ पे लिख ले, मीनिया की सिम्टम। तो इसकी जो ट्रिक है वो है डेक पॉज। इन्होंने क्या है? डेक पॉज, डेक पॉज। डी पर डिस्ट्रक्टिबिलिटी, जब बंदा ज्यादा खुश हो जाता है तो उसकी वजह से ये फिर तोड़ फोड़ कराते हैं। डिस्ट्रक्टिबिलिटी, अगर स्कूल में हो या चेयर वगैरह डेस्क वगैरह ये तोड़ते हैं तो डिस्ट्रक्टिबिलिटी कराते हैं। डी पर डिस्ट्रक्टिबिलिटी, यस। आई पर इंसोम्निया, जब सेल ज्यादा एक्टिव हो तो उसकी वजह से इंसोम्निया होती है, इंसोम्निया। और जी पर ग्रेंडियासिटी, ग्रेंडियासिटी का मतलब है कि ये इस तरह सोचते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, या बस ये इस तरह सोचते हैं कि मैं खास बंदा हूँ।
ठीक है, तो ये ग्रेंडियासिटी है, ग्रेंडियासिटी। अगर इस तरह इसमें क्या होती है ग्रेंडियासिटी में, ये इस तरह फील करते हैं कि मेरे पास या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, मेरे पास ज्यादा वेल्थ है, मेरे पास क्या है, हाँ, ब्यूटी है, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपीरियर, ठीक है, ग्रेंडियासिटी। और पर फ्लाइट ऑफ आइडिया, ये फ्लाइट ऑफ आइडिया इस तरह बातें करते हैं जो नॉनसेंस हो, मतलब हम एक टॉपिक जारी होता है और फिर ये इस तरह बातें करते हैं कि वो टॉपिक की रिलेटेड ना हो, तो फ्लाइट ऑफ आइडिया, हाँ, फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया, वो बातें जो टॉपिक के रिलेटेड ना हो वो करते हैं, तो ये फ्लाइट ऑफ आइडिया है। और ये ए पर एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट, ज्यादातर एक्टिविटी में, खुशी में ये ज्यादातर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, और इस पर ज्यादा खुशी की वजह से ये सेक्सुअल असॉल्ट कराते हैं, तो इस पर सेक्सुअल असॉल्ट। अच्छा, और टी पर टाकिटिव, जब ये ज्यादा खुश हो तो ये ज्यादा बातें करते हैं, तो टाकिटिव, टाकिटिव, ठीक है। अब पिक्चर ले लो इसकी। कौन सी? अच्छा, इसमें मीनिया और डिप्रेशन के सारे सिम्टम नहीं होते, अगर दो तीन सिम्टम मीनिया से और दो तीन डिप्रेशन से है और वो एक वीक से ज्यादा है, तो हम वो तो बाइपोलर डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो इफ 2 3 if 2 to 3 symptoms of depression and mania present which affect daily life activities and persist for more than 1 week, तो इसमें लिख रहे हैं मोर देन 1 week। फॉर मोर देन 1 week थिंक आप, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर में मीनिया के भी सिम्टम है और डिप्रेशन की भी है, तो आपके ख्याल में कौन सी ड्रग देनी चाहिए? एंटीसाइकोटिक तो मीनिया को कम कर सकते हैं, डोपामिन की रिसेप्टर, और डोपामिन खुशी कराता है, तो डोपामिन की रिसेप्टर। अच्छा, और दूसरा, इसके लिए हम मूड स्टेबलाइजर देंगे जो मूड को स्टेबल करते थे, ठीक है, तो मूड स्टेबलाइजर। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? मूड
मूड स्टेबलाइजर। अच्छा, मूड जो स्टेबल करती है वो कौन सी ड्रग है? इसमें लिथियम है। लिथियम बैटरों में भी यूज होते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इज लिथियम। तो कौन सी है? मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर। तो मूड स्टेबलाइजर में हमारे पास लिथियम है और इसके साथ साथ कार्बामाज़ेपिन, कार्बामाज़ेपिन, लेमोट्रिजिन, लेमोट्रिजिन, वाल्प्रोएट, का दूसरा नाम है वाल्प्रोइक एसिड, और या डल वाल्प्रोइक सोडियम। तो ये क्या है? ये मूड स्टेबलाइजर है। अच्छा, ये मूड को स्टेबल कर देती है, ठीक है। ये लिथियम फर्स्ट फर्स्ट में लिख ले। लिथियम का मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, बट ये क्या कराता है? मूड को स्टेबल कर देती है। लिथियम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, और बाकी ड्रग भी हम यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो लिथियम में लिख ले, लिथियम इसमें लिख ले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम की नैरो थेराप्यूटिक विंडो है। नैरो थेराप्यूटिक विंडो है तो उसकी डोज हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उसकी डोज नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो नैरो थेराप्यूटिक विंडो, नैरो थेराप्यूटिक विंडो। अच्छा, लिथियम V2 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और V2 रिसेप्टर किडनी में है। जब V2 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी वजह से नेफ्रोजेनिक डियाबिटिस इंसिपिडस होता है। लिथियम डिस्ट्रॉय V2, V1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में होता है, V2 किडनी बॉडी में 2 है, तो इस तरह याद रखिए V2 पर, V2 किडनी में होता है, V1 ब्लड वेसल। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन V2, V1 और V2 रिसेप्टर पे काम कर देती है। V2 रिसेप्टर पे जब ये काम करते हैं तो ये डायूरेट से एंटी डायूरेटिक है, यूरिन को कम कर देती है और उसकी ब्लड वाटर की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कराते हैं। और जब ये वेसल पे काम करे V1 पे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ये अगर एस रिसेप्टर पे काम नहीं करते तो इसकी वजह से फिर V2 रिसेप्टर एंटी डायूरेटिक, यूरिन ज्यादा होगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो वाटर की एब्जॉर्प्शन फिर नहीं कर सकेगी, तो यूरिन ज्यादा होगी। जब यूरिन ज्यादा होगी तो उसको कंडीशन को हम डियाबिटिस इंसिपिडस कहते हैं। तो लिथियम डिस्ट्रॉय V2 receptor in kidney, which lead to nephrogenic, क्या? ये इस पे हार्मोन काम करते हैं, ADH।
एपिनेफ्रिन नार एपिनेफ्रिन एड्रीनार्जिक रिसेप्टर, वो एड्रीनार्जिक रिसेप्टर पे काम कर देते हैं। एसिटाइलकोलिन नार एड्रीनार्जिक, और ये तो अलग अलग हार्मोन के अपने रिसेप्टर, इसमें एड्रीनार्जिक नार एड्रीनार्जिक। हाँ, वे जो प्रेसिन जो है, वे जो वेसल कंट्रैक्शन, वेसल की कंट्रैक्शन कराती है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। नेफ्रोजेनिक डियाबिटिस इंसिपिडस, डियाबिटिस मेलाइटिस और डियाबिटिस इंसिपिडस में फ़र्क ये है कि दोनों में पोलियूरिया, पोलिपेजिया और पोलिडिप्सिया होगी, लेकिन यूरिन में जब ग्लूकोज हो तो फिर डियाबिटिस मेलाइटिस, ना हो तो डियाबिटिस इंसिपिडस। इंसिपिडस ये इसमें याद रखें, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम लिथियम देते हैं, न्यूरोथेरापेउटिक विंडो है, और उसकी जो डिस्ट्रॉय V2 रिसेप्टर इन द किडनी। कार्बामाज़ेपिन, कार्बामाज़ेपिन की जो साइड इफेक्ट है वो अच्छा, ये कराता है वेट गेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ट्रेमर। लेमोट्रिजिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम स्किन रिएक्शन कराते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डर्मेटोलॉजी में पढ़ लेंगे। जब जेंटली आप स्किन रब करें और ये जो अपने स्किन उससे पील होती है, मतलब जो चमड़ा है, स्किन है, वो डिटेच होते हैं, तो उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अच्छा, तो लेमोट्रिजिन ये साइड इफेक्ट है, ठीक है, साइड इफेक्ट लेमोट्रिजिन, साइड इफेक्ट स्किन रिएक्शन, स्किन रिएक्शन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कराता है। और वालप्रुइक एसिड, वालप्रुएट, वालप्रुएट की साइड इफेक्ट क्या है? हेयर लॉस, इसके साथ साथ ट्रेमर, हेयर लॉस कराता है और ये ट्रेमर। अच्छा, बाकी भी कुछ ड्रग है, गाबापेंटिन और टूपिमेरेट, वो ये ये क्या है? ये तीनों जो है इसमें लिख ले, ये एंटी कन्वर्जन है। एंटी कन्वर्जन जो सीजर एपिलेप्सी में यूज होते हैं, तो ये क्या है? एंटी कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन, ये एंटी कन्वर्जन है। पिक्चर आप लोग, एंटी कन्वर्जन वो है जो एपिलेप्सी सीजर में यूज होते हैं। वालप्रोएट की जो साइड इफेक्ट है वो हेयर लॉस है, और हेयर लॉस और ट्रेमर, इसमें लिखिए। इसके जो कार्बामाज़ेपिन है, ये फोलिक एसिड डिफिशियंसी भी कराता है। फोलिक एसिड, कार्बामाज़ेपिन में लिख ले कुछ साइड इफेक्ट में, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, साइड इफेक्ट उसमें लिख ले फोलिक एसिड डिफिशियंसी।
अच्छा, other mood other medication with a mood stabilizer property, mood stabilizer properties. तो इसमें है गाबापेंटीन टूपीमिरेट, गाबापेंटीन टूपीमिरेट, ये भी एंटी कन्वर्जेंट है। इसमें हम एंटीसाइकोटिक भी दे सकते हैं। हम पहले जो ट्रीटमेंट है मूड स्टेबलाइजर देंगे। ज़्यादा खुशी है तो डोपामिन की रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए क्या देंगे? एंटीसाइकोटिक, एंटी सेकंड लाइन एंटीसाइकोटिक ओलेंजापिन, क्लोजापिन वगैरह, एरिप्राजोल, एंटीसाइकोटिक इस देंगे। और डिप्रेशन के लिए क्या देंगे? डिप्रेशन के सिम्टम को कम एंटी डिप्रेशन देंगे, एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन में एसएसआरआई देंगे, एसएसआरआई, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है पोस्टमार्टम डिसऑर्डर। पे तो क्लास करी पे तो आज सिर्फ साइकाट्री का क्लास है। तो पोस्टमार्टम डिसऑर्डर, पोस्टमार्टम, पार्टम का मतलब है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पोस्टमार्टम आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पोस्टमार्टम डिसऑर्डर, postpartum disorder, a mental health disorder which developed after childbirth and younger age people। ये ज्यादातर किसी भी एज में ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है तो यंगर एज फीमेल में। a mental health disorder, a mental health disorder which affect daily life activities and occur after childbirth। and female, इसमें लिख ले and female। ये पीक एज इसमें क्या है? यंगर एज 20 से 30 साल, 20 से 35 साल, यंगर एज। फिर इसकी 3 टाइप है, पोस्टमार्टम ब्लू, पोस्टमार्टम साइकोसिस और पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो पहला जो है वो क्या है टाइप्स? पोस्टमार्टम ब्लू, पोस्टमार्टम ब्लूइश, पोस्टमार्टम ब्लूइश ये विद इन 2 वीक होता है। तो ड्यूरेशन इसमें अकर विद इन 2 वीक, अकर विद इन 2 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, विद इन 2 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अच्छा, ये इसमें क्या होती है फीचर्स? फीचर सैडनेस,
दूसरा लेक ऑफ एनर्जी, ये नहीं चाहते, नॉट विलिंग टू फीड द बेबी, नॉट विलिंग टू फीड द बेबी। अच्छा, लेकिन ये बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते, नॉट विलिंग टू, नॉट थिंकिंग टू हर्ट द बेबी, नॉट थिंकिंग टू हर्ट द बेबी। इसमें ट्रीटमेंट में हम काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में काउंसलिंग। अच्छा, सैडनेस होती है लैक ऑफ एनर्जी, नॉट विलिंग टू फीड द बेबी एंड नॉट थिंकिंग टू हर्ट द बेबी। काउंसलिंग उसकी तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, साइकोथेरापी करेंगे, तरीके बताएंगे कि क्या करना है, तो ये साइकाट्रिस्ट का काम है। अच्छा, दूसरा पोस्टमार्टम साइकोसिस, पोस्टमार्टम साइकोसिस। पोस्टमार्टम साइकोसिस ड्यूरेशन लिखे, ड्यूरेशन ये 2 से लेकर 4 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसमें सैडनेस होती है, फीचर्स सैडनेस, सैडनेस के साथ इल्यूजन और डिल्यूजन भी होती है। व्हाट इज डिल्यूजन? यस, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आप ये कहें कि एलिफेंट लेक्चर दे रहा है, तो ये एलिफेंट रियलिटी है या मैं तो इंसान हूँ? अगर आप इस तरह कहते हैं कि एलिफेंट लेक्चर दे रहा है, तो जो अब मैं आपको समझाऊं कि मैं एलिफेंट हूँ, या दूसरे बंदे आपको कहे कि ये इंसान है, लेकिन आप फिर भी आपने बिलीव पे स्ट्रांगली यकीन करते हैं कि ये एलिफेंट है। ये एलिफेंट का एग्जांपल डॉक्टर नजीब साहब ने दिया है, तो मुझे बहुत पसंद था उसका एग्जांपल देते हैं, ठीक। सैडनेस और इसके साथ क्या होती है? डिल्यूजन और इल्यूजन, इल्यूजन। इसके साथ साथ डिल्यूजन और इल्यूजन के साथ साथ क्या होती है? लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी, नॉट विलिंग टू फीड द बेबी। तीनों में ये जो मदर है ये नहीं चाहते कि बच्चे को दूध दे दे, तो नॉट विलिंग टू फीड द बेबी, टू फीड द बेबी। अच्छा, लेकिन इसमें या may think, may think या may not think to hurt the baby, ये सोच भी सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, दोनों पॉसिबल है। may और may और may not think to hurt the baby, इसमें दोनों पॉसिबल है। ट्रीटमेंट इसमें भी हम काउंसलिंग करेंगे, हम नहीं साइकाट्रिस्ट, काउंसलिंग ये। हर्ट
अच्छा, तो इसमें डिल्यूजन और इल्यूजन भी है, उसमें डिल्यूजन इल्यूजन नहीं है। ये पोस्टमार्टम साइकोसिस है इसका पीछे। अच्छा, तीसरा जो है ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में एक्सट्रीमली सैडनेस, ये ड्यूरेशन इसमें लिखे, ड्यूरेशन आकर आफ्टर 4 वीक, ये 4 वीक के बाद होता है। इसमें फीचर क्या है? एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या है? loss of social interest, inability to experience the inability to experience the pleasure of the activity which was previously enjoyable. Anhedonia, lack of energy, not willing to feed the baby, to feed लेकिन इसमें जो मदर है ये want to hurt the baby, mother want to hurt the baby, ये बच्चे को किल भी कर सकता है। तो ये जो मदर है ये want to hurt the baby। इसमें हम साइकोथेरापी काउंसलिंग करेंगे और इसके साथ साथ एसएसआरआई भी स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में काउंसलिंग और एसएसआरआई। दो टॉपिक है, दो टॉपिक बाकी, कल लास्ट क्लास है बस। नहीं, हाँ आज का लास्ट क्लास है, कल बस ज़्यादातर स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए 20-21 डेट से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह क्लास। साइकाट्री में एक दो है लेकिन छोटे, अभी ये पिक्चर आते हैं बस, ये ग्रुप ग्रुप में वैसे भी पिक्चर भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वो है जो किसी एक्सीडेंट या बम ब्लास्ट के बाद ये स्ट्रेस, बंदा स्ट्रेस में चला जाए तो उसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। a significant a significant stressful condition which affect daily life activities and
develop या occur in develop after exposure to traumatic event ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सीडेंट भी हो सकता है और बम ब्लास्ट वगैरह एग्जाम्पल में लिखिए एक्सीडेंट बम ब्लास्ट। अच्छा, तो ये इसमें पहले जो स्टेप है वो इंट्रूजन है। इंट्रूजन में री एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर इवेंट, बार बार वो जो हादसा है वो बार बार एक्सपीरियंस कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इंट्रूजन। ये आसान है और ये पे प्रीवियस पेपर देखे तो उसमें सिर्फ स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, ग्रेप स्टेजेस ऑफ ग्रीप, तो आसान आसान टेस्ट में आते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो इंट्रूजन है, इंट्रूजन। अच्छा, री एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर इवेंट, बार बार वो जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट है, बम ब्लास्ट है, तो दोबारा उसके जहन में आते हैं। तो री एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इवेंट अच्छा, इसके बाद ये क्या कराता है, वो जो पार्टिकुलर स्टिमुलस की पार्टिकुलर इवेंट की स्टिमुलस है वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके लिए क्या कराते हैं, अवॉइडेंस। ये क्या कराता है, अवॉइडेंस। बॉडी में खुद ब खुद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हम पढ़ लेंगे। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हमें बचाता है डिप्रेशन से, तो इसके लिए फिर वो जो स्टिमुलस है ब्लॉक करने के लिए अवॉइडेंस कराता है। तो सेकंड स्टेप क्या है, अवॉइडेंस। block the stimulus of that particular event. Stimulus of that particular event. Events. तीसरा जो है वो इनहिडूनिया है। इनहिडूनिया का मतलब है लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट। तो इसके बाद ये क्या, इसकी वजह से फिर सोशल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो तीसरा, अच्छा, अच्छा, तीसरा क्या है, इनहिडूनिया। इनहिडूनिया, इनहिडूनिया, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट या लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट। इसके बाद हाइपर विजिलेंस, हाइपर इराउजल, हाइपर एक्टिव, हाइपर इराउजल का मतलब है हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव। अच्छा, ये इसमें लिख ले, द पेशेंट में जंप इट लाउड, द पेशेंट में जंप इट लाउड अच्छा, अगर ज्यादातर शोर हो तो उसकी वजह से ये जंप मारता है। में जंप एट लाउड साउंड, if these अच्छा, if the symptom persist
less than 1 week, 1 month, और more than 1 month. अगर लेस देन 1 मंथ है तो उसको तो फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. 1 मंथ से ज़्यादा है तो फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. पोस्ट ट्रॉमेटिक अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट में हाइपर एरोजल है तो इसकी वजह से इसके हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाता है. तो हार्ट बीट को कम करने के लिए क्या देंगे ट्रीटमेंट में? हम क्या देंगे ट्रीटमेंट में? काउंसलिंग करेंगे. इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर देंगे हार्ट रेट को कम करने के लिए. तो बीटा ब्लॉकर शॉर्ट टर्म के लिए देंगे जो हाइपर एक्टिव है उसकी जो हार्ट रेट की एक्टिविटी को कम करने के लिए, तो बीटा ब्लॉकर. और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या देंगे? SSRI देंगे. लॉन्ग टर्म के लिए क्या देंगे? SSRI. एक स्मॉल टॉपिक. अच्छा, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. बस खत्म. पंच इवेंट सबर होगा. हाँ, ये लिख रहे या मे बी 8 9 10 लेक्चर में हम इस साइकाट्री को कंप्लीट करेंगे. स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. अच्छा, गम की स्टेजेस क्या है? स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, मिसाल के तौर पर अगर किसी का बच्चा वफात हो जाए हॉस्पिटल में या घर में, तो फिर कौन कौन सी स्टेजेस उस पर आ सकते हैं? तो पहला जो स्टेज है उसको फर्स्ट स्टेज जो है वो डेनियल है. डेनियल का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी. वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर देते, वो स्टिमुलस ब्लॉक कर देते हैं. तो फर्स्ट स्टेज क्या है? डेनियल. और ये डेनियल स्टेट फर्स्ट स्टेज प्रीवियस पेपर में आया था. डेनियल एनआरई स्टेप 1 में फर्स्ट स्टेज डेनियल है. डेनियल का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस द रियलिटी. पहले तो वो नहीं मानता कि ये इवेंट या इस तरह जो हादिसा है वो नहीं हो गया. हाँ, नॉन एक्सेप्टेंस द रियलिटी, ये रिफ्यूज कर देते हैं. नॉन एक्सेप्टेंस द रियलिटी. अच्छा, दूसरा फिर इसके बाद ये एंगरनेस, गुस्सा कर देता है. एंगरनेस. तो एंगरनेस. पर्टिकुलर. अच्छा, तीसरा स्टेज क्या है? बार्गेनिंग. पहले ये बार्गेन डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हैं फिर ये ऑफर कर देता है किसी पैसे वगैरह के ये रियलिटी को चेंज करें. तो ऑफर समथिंग टू चेंज द रियलिटी.
तीसरा है बार्गेनिंग। तो यहाँ पर समथिंग टू चेंज द रियलिटी। अच्छा, ये आप पर करते हैं, लेकिन आप उसको इस वक्त ये नहीं कहना कि चलो मैं कुछ करता हूँ कि ये वापस जिंदा हो जाए। अगर आप उसे ये कहे फिर आपने भी गद्दारी किया, वैसे झूठ भी बोलते, तो आप आर समथिंग टू चेंज द रियलिटी। वो कहते हैं कि पैसे दे दूंगा या ये रियलिटी को चेंज करें। इसके बाद फिर ये डिप्रेशन में जाते हैं और ये कहाँ पे जाके बैठते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो लास्ट स्टेज क्या है? डिप्रेशन। द पेशेंट develop sad condition and anxiety। और लास्ट में क्या कराता है? एक्सेप्टेंस, रियलिटी को एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट द रियलिटी। अच्छा, पहला स्टेप तो डेनियल है, नॉन एक्सेप्टिंग द रियलिटी। वो जो स्टिमुलस की ब्लॉक द सिग्नल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। बाद में ये एंगरनेस को शो कर देता है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, फिर बार्गेनिंग, कुछ ऑफर कर देते हैं कि रियलिटी को चेंज करें, और फिर ये डेवलप सेट कंडीशन एंड एंजाइटी, और लास्ट में ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ये सबसे जो बेस्ट है वो डेनियल है। पहले तो ये स्टिमुलस ब्लैक कर देते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म की है। फर्स्ट जो स्टिमुलस ब्लैक कर देती है वो डेनियल है। हाँ, नॉन एक्सेप्टेंस द रियलिटी, पहले ये रियलिटी को एक्सेप्ट किया, ये नहीं हो गया, लोग जो भी कहते हैं तो वो गलत है।